चलो, देखो 21, तो 21 क्या है हमारा, दैट इज राइट टू लाइफ, ठीक है। एंड 21A जो है वो बेसिकली राइट टू एजुकेशन। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीज याद रखना है, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। मतलब हाँ हाँ, ठीक है। देखो, दो तीन चीजें हमें इसमें याद रखनी है। सबसे पहला कि नंबर वन, विच अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट, ये सबसे पहला है। सेकंड आ रहा है स्टेटस क्या है इसका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द दिस आर्टिकल 21A, ये सबसे जरूरी है। थर्ड, राइट टू एजुकेशन के संग इसके प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कौन कौन से प्रोविजंस है जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो राइट टू एजुकेशन है इसके संग लेजिस्लेटिव 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 चेंजेस कौन कौन सा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में। तो ये कुछ प्रोविजंस है। सबसे पहला, राइट टू एजुकेशन में बोलता क्या है, आर्टिकल निकालिए, आर्टिकल 21A निकाल। हाँ, तो लिखा, हाँ क्या लिखा हुआ, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब स्टेट, दैट इज स्टेट shall provide free and compulsory educations to all children of age between age of 6 to 14 years of in such manner as the state may by law हाँ डिटरमाइन। ठीक है, देखो साफ तौर पे दो तीन चीजें समझो इसमें बोल क्या रहा है। इसमें अगर आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगा तो क्या क्या बोलेगा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, ये सब लिखेगा। तो आखिर यहाँ पर बोला क्या है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक तो फ्री होगा, दूसरा जो कंपल्सरी एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा है प्राइमरी या सेकेंडरी, ये प्रोविजन कुछ नहीं डाला। अगर ये नहीं डाला इसका मतलब क्या होगा कि स्टेट जैसा चाहता है कि जैसे भाई मुझे अगर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है तो हमें किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये नॉर्मली स्टेट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब इसमें प्रोविजंस आता है कि भाई मदर लैंग्वेज या मदर टंग में प्रोवाइड कराएगा या कैसे करेगा, वो स्टेट का जिम्मेदारी है, वो स्टेट कैसे देगा, दे शुड नो रादर।
बट हियर क्या बोला है, साफ साफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्लियर है, एक तो ये। दूसरा, टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 14 साल की उम्र के अंदर में, एज भी बता दिया है, ठीक है ये। और सबसे जरूरी है, इन सच मैनर एज द स्टेट माई लॉ डिटरमाइन, मतलब लॉ बना के स्टेट जैसा डिटरमाइन करे, क्योंकि स्टेट का भी तो पैसा होना पड़ेगा ना, तभी तो प्रोवाइड कराएगा उस हिसाब से। तो जैसा वो चाहे वैसा वो प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए देखो कोई आंगनबाड़ी सिस्टम भी चलाता है, ठीक है, कुछ नॉर्मली स्कूल्स को ही, प्राइवेट स्कूल को ही बोल देता है, कोई पब्लिक स्कूल तो खैर प्रोवाइड कराएगा ही, बट जो भी एजुकेशन होगा दैट शुड बी व्हाट, फ्री एंड कंपल्सरी। क्लियर है, समझ में? तो ये सबसे जरूरी है। अब ये जो अमेंडमेंट है, सबसे पहला आखिर अमेंडमेंट हुआ कब था, विच अमेंडमेंट, कौन सा था? यस, सबसे जरूरी है, इट वाज अमेंडेड ऑन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इशू किया गया था। तो ये जरूरी है। अच्छा, 86 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उसके संग और क्या क्या चीज अमेंड हुआ था, क्या क्या चीज ऐड किया गया था? तो सबसे जरूरी आप समझ लो कि जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तो इसको लाया कहां से था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कहां पर था पहले? यस, इट वाज इन डीपीएसपी। डीपीएसपी से उठा के इसको यहां पर लेकर आया था। पहला तो ये है, तो आप समझ लो कि दिस प्रोविजंस हैज बीन बॉट फ्रॉम द डीपीएसपी, पहला। तो डीपीएसपी निकालिए थोड़ा, मिला? अब देखो डीपीएसपी का कौन सा पोर्शन से उठाया गया था? हम्म, 45। वहां से क्या था? यस, वहां पर अभी क्या डाला गया है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या ऐड किया? एक तो फंडामेंटल राइट्स ऐड किया, एक क्या किया? डीपीएसपी ऐड किया, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा ड्यूटी ऐड किया? तो चार पांच दो तीन चीजें याद रखना, एक तो दिस वन, तो 21A, दूसरा 45 और तीसरा 51। ये तीन चीज सबसे जरूरी है, ये नॉर्मली भूल जाओगे आप लोग। तो याद क्या रखना पड़ेगा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में हुआ था, और ये तीन चीज ऐड किया, चेंज किया गया था इसके अंदर में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एक डीपीएसपी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला है? ये बोला है कि भाई जो भी पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे वो क्या करेंगे, बच्चों को मतलब कि पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे ताकि वो स्कूल जाए, ठीक है। ये नहीं कि घर में वो स्कूल के टाइम में आप क्या कर रहे हो, काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट दैट शुड बी द प्रोविजंस हियर इन आर्टिकल 21। क्लियर है, समझ में? ये इसको ध्यान रखना। तो फंडामेंटल, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा खैर, ये तो रहा प्रोविजंस जो हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या है देखो, आर्टिकल 21A जो है इट इज बेसिकली ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स माने दैट इज अ राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एक तो ये रहा। अब ये आर्टिकल 21 ये जो एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो सेल्फ इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे हमने कहा था कि इंडिया का जो फंडामेंटल या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, मतलब वो डायरेक्टली दे कैन बी इन्फोर्स, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट बाय लॉ कुछ फ्रेम करके लॉ फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करेगा। तो इसमें से एक फंडामेंटल राइट्स ये है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो 21A नॉर्मली क्या बोलता है कि ठीक है भाई, आपका जो एजुकेशन होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री, बट ऐसा नहीं है कि जैसे बोल दिया तो फिर ये अवेलेबल हो जाएगा बच्चों को, नहीं, क्योंकि बच्चा क्यों मांगेगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। छोटा बच्चा तो नहीं मांगेगा ना कि मुझे स्कूल दो या मेरा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जिसका हैम्पर होगा वो जाएगा, या दूसरा भी जा सकता है, बट यहां पर क्या होगा, ये इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है। तो इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट्स है वो बच्चा थोड़े ना मांगने आएगा, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहेगा स्कूल में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए एक लॉ बनाया जाएगा। लॉ क्या होगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2000।
आया था 2005 में, इन्फोर्स कब हुआ था? 8। तो उसको ध्यान रखना। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि देखो, ये जो आर्टिकल 21A जो है, ये नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स है, मतलब एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो सेल्फ इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। अब भाई जब इसको आप इन्फोर्स करोगे तो इन्फोर्समेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एक लॉ चाहिए, दैट लॉ शुड बी फ्रेम्ड। और ताकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि बोल दिया फ्री एजुकेशन तो कहाँ बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, तो कोई तो जगह आप प्रोवाइड कराओगे, या गवर्नमेंट स्कूल में जगह बनाओगे, या प्राइवेट स्कूल को बोलोगे कि आपको इनको एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हो तो आपके ऊपर में ये पेनल्टी है, ऐसा कुछ करके, तो उसका तो एक लॉ बनाना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाला बोलेगा हाँ हाँ ठीक है आप भेज दो, मैं बच्चों को एडमिशन करा लूंगा। कराएगा, बट उनके लिए तो कुछ फंडिंग भी तो होनी चाहिए, या तो फंडिंग दो या तो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा उनको। तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस में कुछ तो उनको चाहिए, बिना उसको दिए कहां से वो इतना लॉस बियर करेगा, वो भी एक चीज है। तो उसके लिए भी नॉर्मली क्या किया गया कि हाँ ठीक है, एक कुछ प्रोविजंस रहना चाहिए, और वो प्रोविजंस क्या है आपके, यही फंडामेंटल राइट्स। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, बट उस एजुकेशन पॉलिसी में आपको डालना तो होगा ना कम से कम उनको। समझ में आया ना? लिखो थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन एक second। देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन is a unique fundamental right, is a unique fundamental rights which is not, which is not self enforceable, which is not self enforceable, but rather but rather this need to be enforced, but it need to be enforced by framing the laws, but it need to be enforced by framing the law. For that, for that the Parliament of India, for that Parliament of India enacted, for that Parliament of India enacted a law, enacted a law, that is Right to Education Act, that is Right to Education Act 2005, Right to Education Act 2005, to implement this fundamental rights, to implement this fundamental rights. ठीक है, फुल स्टॉप। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट provide the provisions, right to education act provide the provisions for providing free and compulsory educations, for providing free and compulsory educations to the children, to the children between 6 to 14 years, between 6 to 14 years of age, 6 to 14 years of age. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
Act, Right to Education Act was introduced in our constitutions by 86th Constitutional Amendment Act, by 86th Constitutional Amendment Act 2002, and along with that, two other provisions has been added in our constitutions, that is one DPSP, that is Article 45 in Part 4, and 51K, that is one fundamental duties, ठीक है, क्लियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, this fundamental rights, that is Article 21A, has been implemented by Right to Education Act, 2005, Right to Education Act 2005, and it was later implemented in 2009. ठीक है, तो बस इतना कुछ चीजें हैं जिसको आप याद रखोगे, ठीक है। 2009 वाला प्रोविजन से याद रखना, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना याद रहेगा बस सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग इतना से आएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर बाई चांस कहीं पूछ ले कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो सेल्फ इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो सेल्फ इन्फोर्सेबल नहीं, ठीक है। कुछ वैसे ही प्रोविजन पूछ सकता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, रादर गवर्नमेंट को प्रमोट करता है या कहता है कुछ करने के लिए, तो उसमें ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट्स है, जो गवर्नमेंट को बोलता है कि हाँ भाई, गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, रादर क्या बोलता है कि आप प्रोवाइड कराओ। मतलब हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं, अधिकतर क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस डालता है गवर्नमेंट के ऊपर में कि गवर्नमेंट ये नहीं करेगा, गवर्नमेंट वो नहीं करेगा। बट ये वाला फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है, वो क्या गवर्नमेंट को बोलता है कि आप ये करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, दैट इज द प्रोविजन, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 22 और अभी मालूम चलेगा। 20 क्या था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर एन ऑफेंस, और 22 क्या है, एंड डिटेंशंस, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशंस, क्लियर है। तो आप सिंपल सा समझ लो, मतलब एक आपका बोलता है कि भाई आप पहला में बोल रहा है कि कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, आपका कोई अगर केस में कन्विक्ट हो गए आप, तो उस केस में आपके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। दूसरा क्या बोलता है कि जब आपको पकड़ने आए कोई, तो पकड़ने के टाइम में अगर आपको पकड़ता है कोई, अभी साबित नहीं हुआ कि आपके खिलाफ कि आपने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है, इट इज नॉट लाइक दैट,
बट रैदर जब कोई आपको पकड़ने आ रहा है तो उस समय आपके पास कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? सिंपल सही प्रोविजन है। अब लिख लो, हेडिंग डालो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ देखो। हाँ, अंडरलाइन करो, विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। देखो इसमें साफ साफ बोलता है, सबसे पहला बोलता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall be the denied the right to consult and to be defended by a legal practitioners। ये पहला प्रोविजन आता है। पहले प्रोविजन से बोलता है कि मान लो अगर कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है तो सबसे जरूरी है कि उसको बताना जरूरी है कि आपको क्यों पकड़ा गया है, राइट टू नो, मतलब व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ऐसा नहीं है ना कि आके पकड़ के उठा के लेके कुछ बोला नहीं, क्यों क्यों पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों पकड़ा गया है, सबसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। प्लस उसके पास ये राइट है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से अपने बचाने के लिए हेल्प ले सकता है। ये पहला वाला में ही आ रहा। तो पहला में साफ साफ बोलता है शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉट शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, राइट टू बी डिफेंडेड पहले। सेकंड बोलता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, ठीक है, shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest। underline करो, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in a custody beyond the said period without the authority of the magistrate। ये बोल रहा है साफ साफ, मतलब बोल रहा है कि अगर किसी आदमी को आप पकड़ते हो, मतलब कोई पकड़ता है पुलिस वगैरह, तो उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाना पड़ेगा। बट हाँ, वो 24 घंटे के अंदर में जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं होगा। लक्ष्मीकांत पे यही चीज गलती दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग जर्नी टाइम, जबकि यहां पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, इट इज एक्सक्लूडिंग, मतलब जर्नी इंक्लूड नहीं है। तो समझो कि मान लो किसी को पकड़ा गया कोई जंगल के अंदर में, सरेंडा वगैरह जंगल के अंदर में, और उसको वहां से पकड़ के मजिस्ट्रेट तक लाने में ही 3 दिन लगेगा, तो फिर क्या होगा, वो तो बोलेगा भाई 24 घंटे ज्यादा हो गया, 72 आवर्स हो गया, फिर क्यों पकड़ रहा। ऐसा नहीं है। तो क्या होगा आपका, सिंपल सा केस है कि जर्नी टाइम इंक्लूडेड नहीं होगा, इट शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है। तो पुलिस करती क्या है नॉर्मली, अगर किसी को पकड़ना होता है तो सीधा शनिवार को पकड़ता है, जब कोर्ट बंद हो जाता है, पकड़ लिए, हाँ शनिवार, पूरा शनिवार बैठाएगा, रविवार कूटेगा पूरा, अब सोमवार को 10 बजे के बाद ही तो ले जाना पड़ेगा, बस हो गया काम खत्म। तो ये चीज है, ठीक है, दैट इज द जर्नी टाइम। समझ में आया। तो पहला क्या है, नंबर 1, राइट टू बी डिफेंडेड। नंबर 1, राइट टू बी डिफेंडेड, ठीक है। दूसरा, और राइट टू बी डिफेंडेड और इन्फॉर्म्ड, पहला। सेकंड क्या बोलता है, राइट टू प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन कितना, 24 आवर्स, एक्सक्लूडिंग
जर्नी टाइम, ठीक है। एंड थर्ड बोलता है सिंपल सा, अगर देखो नथिंग इन दिस टू एनी पर्सन हु फॉर टाइम बिंग इज एन एनिमी एलियन टू ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर इन लॉ प्रोवाइडिंग। एंड नंबर 4 बोलता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स अनलेस, ठीक है। अच्छा देखो पहला वाला क्या बोलता है कि ठीक है उसको बताना जरूरी है और लीगल प्रैक्टिशनर से करा सकता है। दूसरा सेकंड वाला थर्ड वाला बोलता है कि उसको 24 घंटे से बाहर ज्यादा नहीं रख सकते। एक और बोलता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको फर्दर 24 आवर से ज्यादा रखने के लिए बोलता है तभी उसको डिटेन होगा, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो अगर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलता है कि ठीक है यू कैन कंटिन्यू हिज डिटेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड, तो ही उसको डिटेन करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये मजिस्ट्रेट बताएगा। नेक्स्ट, ये जो भी लॉ है वो सिटीजन के लिए है या फ्रेंडली एलियंस के लिए है, एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। ये लिखा है ना, द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर नथिंग इन दिस क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien। अंडरलाइन कर लो एनिमी एलियन। एनिमी एलियन मतलब अगर कोई आदमी एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन माने बाहर का दुश्मन, एलियन तो बाहर ही हो गया। दो तरह के एलियंस हो सके। एलियन माने क्या होता, मार्स से जो आया वो जादू, फिर एलियन माने फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन दूसरे कंट्री के लोग। तो दो तरह के दूसरे कंट्री के लोग हो सकते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियंस, दूसरा होगा एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे दोस्त वाले कंट्री के जो सिटीजन है वो हमारे फ्रेंडली एलियन हो गए, तो उनके संग ये लॉ लागू होगा। बट एनिमी एलियन माने पाकिस्तानी जो कोई लोग हैं उसके संग ये नहीं होगा, उसके संग ये वायलेशन हो सकता है। क्लियर है? तो दैट इज द प्रोविजंस हियर। नेक्स्ट बोलता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, मतलब 3 months, सॉरी। मतलब मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, एक तो प्यूनिटिव माने पनिशमेंट के लिए अगर आप उसको डिटेन किए हुए, सजा दे रहे हो, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। और एक होता है प्रिवेंटिव माने उसने कोई क्राइम किया नहीं अभी तक, करने हाँ न, करने से रोकने के लिए उसको जो पकड़ा जाता है, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। होता ना कि जैसे ये वाला लो आर्टिकल 370 वाला मसला, आर्टिकल 370 का 370 जब लागू होने वाला था, मतलब हटने वाला था, तो जितने भी कश्मीरी लोग मतलब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स वगैरह थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। या देखोगे जब ये बड़े बड़े त्योहार होते हैं, होली, ईद, दिवाली, सब जो होता है, उसमें जो भी चोरू चक्के जो होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनको पुलिस पकड़ लेती है एक दिन पहले और छोड़ती कब है, पूजा के बाद। मतलब उनका सारा पूजा जेल में कटता है, लॉकअप में। वो इसलिए ताकि वो क्राइम ना करे। तो उनको छोड़ दोगे भाई चोरी चकारी सब करते रहेंगे और पुलिस के पास केस आता रहेगा, तो इससे अच्छा ही है पकड़ के बैठा लो उनको, जब पूजा खत्म हो जाए तब उनको छोड़ दो, हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस। तो कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशंस 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, अनलेस कोई बोर्ड बनाया जाए और बोर्ड बोले हाँ भाई कि इन भाई साहब का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है आप लंबे के लिए कर लो, ज्यादा दिन के लिए हो सकता है, मतलब बिना कोई क्राइम के उसको पकड़ा जा सकता है। दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रहेगा? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता। अगर रखना है तो उसके लिए एक बोर्ड बनेगी और वो बोर्ड बताएगा कि आपको इसको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। मतलब जजेस, मतलब उस बोर्ड में जज जो मेंबर्स होंगे वो हाई कोर्ट के जज वगैरह होंगे, वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द प्रोविजंस ऑफ आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आएगा? दैट इज आर्टिकल 22। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 23 से लेके 23 से लेकर 24, 23 एंड 24 कौन सा राइट्स है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज 23 एंड 24। देखो 23 क्या बोलता है,
प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड forced labor. That is prohibitions of traffic in human being and forced labor. ये क्या बोलता है, साफ साफ समझो. मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन टू दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. दूसरा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग imposing compulsory service for public purposes and in imposing such services that state shall not make any discrimination on ground only of religion, race, caste or class or any of them. ठीक है, इसमें समझो क्या बोल रहा है. द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर ये नहीं होना चाहिए किसी तरह का, या बेगार जिसको बोलते हैं. तो फोर्स लेबर या बेगार जो होगा ये नहीं हो करना चाहिए. कोई भी आदमी अगर ये करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, क्राइम होगा. अच्छा, फोर्स लेबर तो समझ में आ गया कि किसका मन मर्जी के खिलाफ अगर काम करा रहा हो, दैट इज द फोर्स लेबर. व्हाट इज बेगार? भीख मंगाना नहीं, बेगर होता है. इसमें क्या लिखा? बेगार, BEGAR. बेगर का स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है बेगर. ये बेगार माने प्रोस्टिट्यूशन लिखता तो लिखेगा यहाँ पर ना. ये बेगार वो नहीं है जो बेगार भीख मंगाने वाला नहीं है. इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं. बंधुआ मजदूरी माने आपके दादा परदादा ने हमसे इतने पैसे लिए थे, अब वो पैसा चुका नहीं पाए तो आप काम करो. दैट इज नोन एज दिस वन, बेगार. इस तरह के फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर वो नहीं होना चाहिए. रिसेंटली बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था. जितनी बॉन्डेड लेबर उनको हटाया गया. अगर कोई इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा गया तो इट इज ए क्राइम. ठीक है, नहीं एकदम बर्न नहीं हो सकता, खत्म. नहीं 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 नहीं, वो तो अलग है. वो ऐसा थोड़ा ना कि आपको बोल दिया कि मान लो कोई कंपनी बोल दिया कि भैया आपको 3 साल हमारे संग बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो अगर आप नहीं 3 साल से पहले जा रहे हो तो आपको वो मतलब आप नहीं जा सकते. ऐसा तो है नहीं. हाँ, अगर आप उसको माने हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉज होगा, क्लॉज देख के निकल के आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ना ना ना, वो अलग है, वो नेक्स्ट में आएगा, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का. तो प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, हाँ सॉरी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो होगा वो आपका वो होता है मतलब प्रोस्टिट्यूशन होता है जो, हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग क्या होगा? ये प्रोस्टिट्यूशन होता है. प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है. और इसके अंदर में ऑब्वियस अच्छी कहा, दैट इज आपका ऑर्गन. ऑर्गन भी इसी के अंदर में होता है. ठीक है. तो प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो ये वाला मसला यहां से लेके यहां तक वाला है, वही है आपका प्रोस्टिट्यूशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. तो ये इस तरह की चीजें भी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है. और प्रोस्टिट्यूशंस जो एज सच बोला जाए तो इसका कोई क्या है, ये लीगल है इलीगल है? इंडिया में इलीगल है. इलीगल है कैसे? अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है तो फिर पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? जो प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है तो पकड़ना चाहिए ना. ऐसा तो है नहीं. इंडिया के हर एक मेजर सिटीज में प्रोस्टिट्यूशन एरिया है, क्या पुलिस को मालूम नहीं है? फिर तो पकड़ना चाहिए ना भाई. वो तो है ही है, वो तो फोर्स लेबर हो गया. इंडिया में क्या है ना, एज सच प्रोस्टिट्यूशन जो है ना वो इलीगल, मतलब इलीगल नहीं है.
मतलब ना ही वो लीगल है ना ही इलीगल है, मतलब वो एक तरह का क्या बोलते हैं, अफगानी कानून है। अफगानी कानून का मतलब, अफगानिस्तान में ये प्रोविजंस ये है कि ना कोई डॉक्टर, मतलब ना कोई लेडी डॉक्टर बनेगी, और कोई भी लेडी अपने किसी मेल डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। मतलब कोई लड़की डॉक्टर नहीं बन सकता, और कोई भी लड़की किसी मेल डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। यही अफगानी कानून। मसला यहाँ पर यह है कि ऐसा प्रोस्टिट्यूट्स आर नॉट इलीगल, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई लेडी अपना बॉडी सेल कर रही है फॉर मनी, उसको नहीं पकड़ा जा सकता, बट उसके कस्टमर को पकड़ा जा सकता है, उसके पिंप को पकड़ा जा सकता है। अगर इस तरह के लोग में इन्वॉल्व होता है तो उसको पकड़ा जा सकता है। हाँ, उसको पकड़ा जा सकता है, और उसके कस्टमर को पकड़ा जा सकता है। देखते ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है जेल मतलब लॉकअप वगैरह में पकड़ के रखती है। प्रोस्टिट्यूट को नहीं पकड़ती है, छोड़ देती है उनको। हाँ वो है, तो वही कहे ना आपको, तो वही है मसला। तो ये है आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इन्फोर्समेंट। कभी आ गया तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग कोई लॉ बना दो जिसके थ्रू आप इस चीज को रेगुलेट कर सको। तो इससे फिर तो प्रोस्टिट्यूट्स की जिंदगी तो हेल है, ना ही उनके पास कोई लॉ है ना ही लीगल है, उसके कस्टमर को पकड़ के ले जाओगे तो जॉब की मतलब वो बिजनेस का भी प्रॉब्लम है। तो उनके घर उनके फैमिली वगैरह जो है, उनके बच्चे जो होते हैं, उनको कैसे पालेंगे वो? और इस सब एरिया में रैम्पेड बीमारी, डिजीज, ये सब फैलता रहता। समझ में आ? तो ये प्रोविजन है आपके, क्लियर है, समझ में? तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब स्टेट, मतलब अच्छा एक चीज और समझो कि स्टेट आपको कंपलसरी जॉब के लिए फोर्स कर सकता है। जैसे हाँ, डिफेंस का, हाँ मान लो कोई जरूरी काम है, लोगों की जरूरत है, आर्मी कमी हो गई है, तो लड़कों को उठा के ले जाएगी पुलिस, आर्मी जो होती है लड़ने के लिए। लड़ने का क्या, वो सामान वामान ढोने के लिए उठाता है, ठीक है। तो वो है, तो वो उसमें ये नहीं कहोगे कि आर्टिकल 23 मेरा वायलेट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है 24 बोलता है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का, उसको आप किसी भी हार्मफुल इंडस्ट्रीज वगैरह में, माइंस वगैरह में, हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज द आर्टिकल 24। हाँ, कोई सॉफ्ट टॉयज इंडस्ट्रीज में, पेंटिंग में, डांसिंग में, उसमें एम्प्लॉयड कर सकते हो, ठीक है। या कोई ऐसी फैक्ट्रीज में जहां पर हार्मफुल नहीं है और उसके पेरेंट्स ही उस फैक्ट्री के ओनर है, उसमें आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 24 का, ठीक है। तो दो ही प्रोविजंस है, आर्टिकल 24 एंड 23 एंड 24। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। देखो आर्टिकल 25 से लेके 28, देखो 25 क्या बोलता है? 25 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजियन। साफ साफ बोलता है, मतलब किसी भी तरह का तीन चीज, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस। तो फ्रीडम ऑफ फ्री कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस, ये चारों चीज अलाउ है, चार चीज। और कोई भी किसी को फोर्स नहीं करेगा इन सब चीजों के अगेंस्ट। बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीन रेस्ट्रिक्शंस भी डाल दिया, अंडरलाइन कर लो। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and to other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। profess, practice and propagate religion, ये तीनों चीज कर सकता है वो। फ्री कंसाइंस का मतलब होता है आपके मन मर्जी, मतलब आपका जो विवेक बोलता है। कंसाइंस माने क्या होता है? विवेक होता है, वो जो विवेक बोलता है उसके हिसाब से आप जो चाहो वो कर सकते हो, पहला चीज ये बोलता है।
दूसरा बोलता है कि फ्री प्रोफेशंस, आप जो रिलीजन फॉलो किए हो आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, टोपी पहन सकते हो, टीका लगा सकते हो, ये माला जप सकते हो, ये जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, फ्री प्रोफेशंस। थर्ड बोलता है प्रैक्टिस, जो भी रिलीजन में चीजें बताई गई है उसको आप बकायदा क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो पूजा पद्धति वगैरह जो होती है उसको फॉलो करोगे। एंड रिलीजन एंड प्रोपगेशंस, आप अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, दिखा सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि दिस इज माई रिलीजन, और अगर चाहो तो आप भी हमारे रिलीजन में आ सकते हो, बट कन्वर्ट आप किसी को नहीं करा सकते। आप अपने रिलीजन के बारे में बता जरूर सकते हो बट कन्वर्ट नहीं करा सकते कि नहीं नहीं हमारा ये रिलीजन है आप चले आइए, या आपको हम ये साइकिल देंगे, चावल देंगे, लड़के का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन इज नॉट अलाउड बट प्रोफेशन इज अलाउड, प्रोपगेट कर सकते हो, कर सकते हो, मन से तो जा ही सकते हो। एंटी कन्वर्जन लॉ में ये भी है, अभी रिसेंटली एंटी कन्वर्जन लॉ आया ना, इसमें आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते किसी को, या शादी करके आप किसी को बोलोगे कन्वर्ट करने के लिए, मान लो आपने आप कोई दूसरे कस्टम में रिलीजन में हो और आप उस समय छुपाए हो और वो चीज़ें बता बाद में उसको फोर्स करो कन्वर्ट कराने में, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, समझ में? गुड। नेक्स्ट 25 बोलता है, अच्छा एक बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी, अच्छा एक चीज और, रेगुलेटरी और रिस्ट्रिक्टिंग एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज व्हिच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है कि भाई ये प्रोविजन है, ये तरीका है, इसमें आप थोड़ा बहुत इसको चेंज करके ये दिक्कत हो रही है उसके हिसाब से आप चेंज कर लो, रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट, और इसी प्रोविजंस के थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेट करती है रिलीजियस एक्टिविटीज को। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के अंदर में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ ए regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activities which may be associated with religious practices। ठीक है, नेक्स्ट आता है providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and section of Hindus। ठीक है, मतलब जितने भी religious institutions वगैरह हैं आप सारे क्लासेस ऑफ हिंदूज को वो प्रमोट कर सकते हो, दे सकते हो वो चीज ताकि वो फॉरवर्ड कर, दैट इज द प्रोविजन। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप मान लो आपको जो रिलीजन फॉलो कर रहे हो अगर उसको आपको मैनेज करना है तो आप आजाद हो किसी भी तरह के रिलीजन्स के एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, इसमें गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। इस लॉ को लेकर भी ये वक्फ बिल रिसेंटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, बट समझो इसमें बोल क्या रहा है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीन चीज बोल रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और हेल्थ डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट नंबर 1 टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मतलब किसी भी तरह का मतलब चैरिटेबल पर्पसेस हो गया या कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गया आप बना रहे हो तो आप उसको बना सकते हो फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर या फॉर प्रोपोगेटिंग द रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये आर्टिकल 26 ए। दूसरा आ रहा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजियन, आप अपने उस मैटर ऑफ रिलीजन के लिए जो भी आपके तरीके हैं आप उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, कोई आपको गाइड या रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा इसमें। थर्ड आता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप चाहो तो किसी भी तरह का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज आप एक्वायर कर सकते हो उस रिलीजियन के लिए, जैसे आपने कोई ट्रस्ट बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया और उसके लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए तो वो आप एक्वायर कर सकते हो। एंड लास्ट बोलता है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मतलब उस प्रॉपर्टी को आप लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये नहीं कि हम जगह ले लिए हैं और उसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज चलाएं, गोली बारूद बम बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ऐसा नहीं कर सकते। लॉ के अकॉर्डिंग जो चीजें होगी वो कर सकते हो, बाकी वो सब चीजें नहीं। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 26। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27, क्या बोलता है फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोविजंस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप किसी भी तरह का टैक्सेस से आजाद हो, फ्री हो, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बोलता है
no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denominations. ठीक है, वो चीजें नहीं होगी. ठीक है. 26, 27, 28 क्या बोलता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, अभी आएंगे कौन कौन सा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उसमें किसी भी तरह का अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज हो रही है तो किसी भी तरह का रिलीजियस प्रमोशंस या प्रीचेस वगैरह वहां पर नहीं दिया जाएगा. अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल्स है और फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, रिकग्निशन कर रही है, तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. साफ साफ बोला, मतलब नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड. किसी भी स्टेट फंड से अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा. पहला. दूसरा बोल रहा है nothing in this clause shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institutions. But मान लो कोई स्टेट फंड कर रहा है, बट वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया गया है कि उस रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा, तो उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना बनाया. जैसे मदरसा हो गया, जैसे विद्या भारती वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीजें अगर बनाई गई दे सकते हो, बट नॉर्मल केसेस में आप नहीं प्रोवाइड करा सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट आ रहा, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस recognized by the state or receiving aid out of a state fund shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto unless such persons or if his person is a minor has guardian has given his consent. मतलब मान लो अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है किसी स्कूल या कॉलेजेस में, चाहे वो किसी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो दिया जा रहा है उसको आप अटेंड करिए. यू कैन नॉट फोर्स समवन. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. अगर आप किसी को फोर्स करते हो तो बाय लॉ क्या है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं कर सकते किसी को. प्राइवेट क्यों नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में नहीं दे सकते और किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप. तो सर क्यों नहीं लागू होगा? प्राइवेट स्कूल में भी लागू है. आप किसी को मना नहीं कर सकते या किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप प्रोवाइड कराओ. हाँ, गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं है तो किसी को ये नहीं कर, हाँ दे सकते हो, बट किसी को बोल नहीं सकते कि आप आके अटेंड करिए. ठीक है. लास्ट आता है 28 यू हैव गॉन थ्रू. ठीक है, तो दैट इज 28. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29 एंड 30. क्या बोलता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. साफ साफ है, ये किसके लिए है? बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए. तो आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन. अंडरलाइन करो, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कभी कभी पूछता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज जो है किस लेवल पे, किस बेसिस पर बनाया गया है.